हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ लेकर एक और धांसू सीरीज जिसकी स्टोरी आपको एक फेमस एनिमे सीरीज के साथ मिलती जुलती लगेगी, पर ये आपको मैं नहीं बताऊंगी बल्कि आपको गेस करके मुझे बताना है। तो जल्दी से आपको स्टोरी लाइन समझा देती हूँ। तो ये कहानी है हमारे एक स्मार्ट से और सीधे साधे लड़के वांगलिन की, जो गरीब होने की वजह से अपने रिलेटिव के द्वारा अबैंडन कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोग उसकी और उसकी फैमिली को बुली करते थे। तो अब वो इमॉर्टल बनने का ठान लेता है, पर इमॉर्टल बनने की जर्नी उसके लिए आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक थी। पर इसी जर्नी के दौरान उसे एक ऐसा हेवनली ट्रेजर मिलता है, जिसे हासिल करने के चक्कर में हजारों सालों पहले इमॉर्टल किंग्स के बीच में फाइट हो गई थी। तो क्या हमारा सीधा साधा लड़का इस ट्रेजर की वैल्यू समझ पाएगा, इसकी हेल्प से ब्रेक थ्रू कर खुद को इमॉर्टल बना पाएगा? तो चलिए साथ में विटनेस करते हैं। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए पता लगता है कि हजारों सालों पहले लाओमिंग दा डोमेन युनदा का सबसे बड़ा ट्रेजर गलती से इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जो सुजाकू सेक्ट के लोगों को मिल जाता है, क्योंकि उनके पास था स्ट्रॉन्गेस्ट मैन सीतुनैन। इसके बाद जैसे ही ज्वांगी ने उस हेवनली पर्ल को वापस हेवन को भेजना चाहा फेरीलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बैटल फॉर ट्रेजर स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिक्सियांग माउंटेन का सीन, जहाँ सीतुनैन उस ट्यानली पर्ल को हासिल कर रहा था और 3 इमॉर्टल मास्टर उसे रोकने के लिए अपनी पावर का यूज करते हैं। वो उसे समझा रहे थे कि ट्यानली पर्ल का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसे इसे हेवन को वापस कर देना चाहिए। पर सीतू, जो कि सुजाकू किंगडम का सेकंड जनरेशनर है, वो उन्हें चैलेंज करते हुए कहता है कि मैं तो इसे यहाँ से ले जाऊंगा, अगर हासिल कर सकते हो तो कर लो। मास्टर्स ये सुनने के बाद अपनी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो उसे रोक सके, पर वो अकेला ही उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद वो तीनों ही इस पर फायर अटैक करते हैं, जिससे वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अपनी ऐसी हालत देखने पर वो उन्हें कहता है कि याद रखना, मैं सुजाकू किंगडम का बेस्ट मास्टर हूँ, जो यहाँ तक सिर्फ अपनी ताकत के बल पर पहुँचा है। और ये बोलने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करता है, जो कि फायर फ्यूनिक्स थी। इमॉर्टल मास्टर्स उसे रोकने के लिए अपने स्नेक बीस्ट को रिलीज करते हैं। सेकंड मास्टर भी अपने टाइगर बीस्ट को समन करके उस पर अटैक करते हैं। इन तीनों की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई भी किसी को टक्कर नहीं दे पा रहा था, पर वो दो इतने ज्यादा खतरनाक बीस्ट ही आगे टिक नहीं पाता और सीतू का स्पिरिचुअल फ्यूनिक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सोल डैमेज हो जाती है। मास्टर्स को पता था कि ये काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया है, इसलिए वो उस पर हेवनली लाइटनिंग से अटैक करते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी इसे खाने के बाद सीतू हंसते हुए फिंगर ऑफ डेथ को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था और सारे मास्टर्स दूर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे सीतू की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगी थी, लेकिन वो उस सोल को उस ट्यानली पर्ल में ट्रांसफर करके उसे कहीं दूर फेंक देता है, जिससे इमॉर्टल मास्टर उसे कभी हासिल नहीं कर पाते। और वो कहता है कि जब तक उसे इस दुनिया में सबसे पावरफुल बॉडी नहीं मिल जाती, वो तब तक उस इंसान का वेट करेगा जो उसे वापस इनकार्नेट ना कर दे। इसी के साथ हजारों सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें वांगलिंग और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जो लोग वुडन क्राफ्ट का काम करते थे। ये फैमिली साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए 3 साल में होने वाले एक बार उस इमॉर्टल एग्जाम के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए दूर दूर के गांव से लोग आते हैं और इस टाइम उनकी बिक्री ज्यादा होने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ इसी साल वांगलिन का एक और एग्जाम होने वाला था, जिसके लिए उसे फिजिकली और स्पिरिचुअली काफी अच्छे से रेडी रहना था। इस एग्जाम में लगने वाला एग्जाम फीस उसके फादर ने पहले रेडी कर रखा था और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी वहाँ उनके लेनदार आ जाते हैं, जो उन्हें परेशान करते हुए घर पे तोड़फोड़ मचाते हुए एग्जाम के लिए जमा किए गए पैसे ले जाने लगते हैं। तो वांगलिन के डैड उनके पैरों में गिर के उनसे मांग रहे थे वो पैसे वापस, क्या मैं आपका कर्जा बाद में दे दूंगा। इस बात से हमारे लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके पेरेंट्स को कितना जलील होना पड़ रहा है, तो वो उन्हें मना करता है ऐसा करने से, ये कहते हुए कि वो एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे देगा। उन लोगों के जाने के बाद उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि उन्होंने कितनी मुश्किल से ये पैसे जमा किए थे वांगलिन के एग्जाम के लिए, पर उनका 20 साल पुराना कर्ज अभी तक चुकता ही नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वांगलिन की जिंदगी दाव पे लग गई। तभी वहाँ लिन के 4th अंकल आते हैं, जो ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। यहाँ अंकल लिन की कंडीशन देखने के बाद उन्हें एक न्यूज सुना रहे थे कि हैंगिल सेक्ट, जो कि मेजर सेक्ट है इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के लिए जाओ किंगडम का, वो अपने सेक्ट के लिए स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस ट्रायल के चलते वांग फैमिली में 3 कोटे मौजूद हैं, जिसमें से एक कोटा वो वांगलिन को देना चाहते हैं, ताकि उसे भी ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ताकि वो इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करके एक इमॉर्टल बने। और फिर देखते हैं कि ये लोग उसे कैसे परेशान करेंगे। ये न्यूज सुनने के बाद लिन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स
परेशान होने लगते हैं क्योंकि इमॉर्टल बनने में बहुत ज्यादा खतरा है और वो अपने बेटे को किसी खतरे में नहीं डालना चाहते। उन जैसे मामूली लोग तो ये सारी चीजें इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए वो और ज्यादा मूर्ति बनाकर पैसे कमाएगा और नेक्स्ट ईयर अपने बेटे को सिंपल वाला एग्जाम देने को कहेगा। पर अपने पेरेंट्स की इतनी बुरी हालत देखने के बाद लिन उनके सामने बैठकर उनसे कहता है कि वो इमॉर्टल बनना चाहता है। उसके पेरेंट्स उसकी सिंसियरिटी और डेडिकेशन देखकर मान जाते हैं। अब वांग लिन के डैड उसे अपने मेंशन में लेके जा रहे थे जहाँ से उन लोगों को धक्के मार के निकाल दिया गया था। मेंशन के अंदर जाने से पहले उसके डैड उसे समझाते हैं कि कोई कितनी भी बड़ी छोटी बात करे तुम्हें अवॉइड करना है। अंदर जाने के बाद सब लोग लिन को पहचान रहे थे। उनका कहना था कि बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चा है, ये मॉडल बनने के लायक है। वहाँ लिन को अपना कजिन ब्रदर वांग हाओ भी मिल जाता है। लिन को वहाँ देखने के बाद उसका तीसरा भाई जाओ कहने लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी उसे मिलने वाली है ना आज इमॉर्टल सेट की तरफ से, ये उसकी वजह से है। अगर वो ना होता तो ये अपॉर्चुनिटी उन्हें कभी नहीं मिलती। जिसे सुनने के बाद लिन परेशान हो जाता है और फिर वो एल्डर्स की बातें सुनता है जो कह रहे थे कि सच में मास्टर दाओ शो जो कि हैंगर सेट के एक वैल्यूएबल यंग मास्टर है, उन्होंने यंग मास्टर जाओ को चूज किया, उनकी वैल्यू पहचानी और इस वजह से उनकी वांग फैमिली को 3 कोटे मिले हैं। इसके बाद तभी हैंगर सेट से एक डिसाइबल वहाँ आता है उन्हें रिसीव करने के लिए, जिसे सब लोग ग्रीट करने लगते हैं और उन्हें देखने के बाद लिन एक्साइटेड हो जाता है कि क्या इमॉर्टल्स ऐसे होते हैं। वो आकर पूछता है कि वो तीनों कहाँ हैं जिन्हें उन्हें ले जाना है और फिर तीनों पे नजर पड़ने के बाद वो वांग जाओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि तुम ही वो हो ना जिसे अंकल दाओ शू काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लगता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। इसके बाद लिन और हाओ दोनों एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब वो तीनों को अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर चढ़ के अपने साथ ले जाने वाले थे, पर लिन जाने से पहले अपनी फैमिली को एक बार बाय बोल कर आता है, ये कहते हुए कि वो अपना बेस्ट जरूर देगा। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम सिलेक्ट ना भी हुए तो ज्यादा उदास मत होना, पर वो तो अपना पक्का इरादा कर लेता है सिलेक्ट होने का। इसके बाद वो सभी बादलों को चीरते हुए फेरीलैंड पहुँच जाते हैं जहाँ का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत था और यहाँ वांग हाओ लिन से कहता है कि ब्रदर डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। वहाँ इतने खूबसूरत और खतरनाक स्पिरिचुअल बीच थी जिन्हें देखने के बाद तो वो सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब सारी वादियों को क्रॉस करते हुए वो सभी हैंगवे सेट के बाहर पहुंच जाते हैं। इमॉर्टल रियल में पहुंचने के बाद लिन एक्साइटेड होकर पूछ रहा था कि ये जगह तो सच में काफी ज्यादा सुंदर है। तो जाओ काफी इग्नोरेंट तरीके से कहता है कि विंड व क्लाउड ट्रेसिंग फॉर्मेशन बनाई हुई है यहाँ पे, हर किसी के बस की बात नहीं है यहाँ तक पहुँचना। वहाँ काफी सारे स्टूडेंट आए थे टेस्ट देने के लिए। इसके बाद हमें हैंगवे सेट के एल्डर हुआंग लॉन्ग को दिखाया जाता है जो सभी स्टूडेंट को बताते हैं अपने बारे में और कहते हैं कि उनका ये टेस्ट काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और उनमें से सिर्फ गिने चुने बच्चे ही चूज किए जाएंगे। सबसे पहला टेस्ट फर्स्ट स्पिरिचुअल रूट टेस्ट है जिसमें वो सभी उनकी स्पिरिचुअल पावर को चेक करेंगे कि वो कल्टीवेशन के लायक है भी या नहीं। इसके बाद 2 एल्डर आगे आकर उन सभी के स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट करने लगते हैं जिसमें एक एक करके सभी बच्चे डिस्क्वालीफाइड होने लगते हैं और जब बारी आती है जाओ की तो एल्डर उसे चेक करके खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका स्पिरिचुअल रूट काफी ज्यादा मजबूत था, तो वो क्वालिफाइड था और ये देखकर वो कहते हैं कि लगता है दाओ शू सच में टैलेंट पहचानने में एक्सपर्ट है। ये देखने के बाद लिन काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। यहाँ वांग हाओ तो जाओ को देख के चिढ़ रहा था और फिर देखते देखते उसकी बारी भी आ जाती है। वो तो वैसे भी सिलेक्ट होने ही वाला था लेकिन फिर मास्टर को रिश्वत देते हुए कहता है कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप भी मेरा ख्याल रखना। मास्टर के हाथ में मोटी गड्डी आ गई थी तो वो भी खुश हो जाते हैं और अब तो हाओ उनका फेवरेट स्टूडेंट बन गया था क्योंकि वो काफी अच्छे से मस्का मार लेता है। इसके बाद जब लिन की बारी आती है और उसका स्पिरिचुअल टेस्ट किया जाता है, उसके रूट काफी ज्यादा वीक थे और वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। डिस्क्वालीफाइड होने की वजह से लिन काफी ज्यादा निराश हो गया था लेकिन फिर लिन को एहसास होता है कि मास्टर ने कहा था कि फर्स्ट टेस्ट, इसका मतलब उसे सेकंड चांस मिलने वाला है और यहाँ सच में हेड उन सभी डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट को कहते हैं कि स्पिरिचुअल रूट जरूरी है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन अगर उनमें से एक किस्मत वाला हुआ और दिए गए सेकंड चांस को अच्छे से परफॉर्म कर पाया तो वो भी इस सेट का डिसेबल बन सकता है। और फिर वो श्यान उस माउंटेन को दिखाते हुए कहता है कि जो भी शाम होने से पहले वहाँ तक पहुँच गया वो उनके सेट का स्टूडेंट बन जाएगा, पर ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। मौका मिलते ही सारे स्टूडेंट उस चोटी पे चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और लिन भी समझ जाता है कि ये उसका आखिरी चांस होने वाला है तो वो भी अपनी जी जान से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ आगे
आगे बढ़ने की होड़ में वो सभी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, पर ऊपर चढ़ना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उन्हें अलग अलग इल्यूजन दिखाई देते हैं, जहाँ किसी को बिजली के झटके मिल रहे थे, किसी पर पानी की बौछार हो रही थी तो किसी पर फायर बरस रहे थे। पर लिन इन सभी को मात देते हुए आगे बढ़ रहा था, जहाँ उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। तभी वो देखता है कि वो लावा की नदी में कूद गया है, पर वो जानता था कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। पर जितनी तकलीफ उसे हो रही थी उसे आगे बढ़ते रहना काफी मुश्किल लग रहा था। पर फिर वो सोचता है कि अगर ये हकीकत भी हुई तो वो मर के भी इस टास्क को कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये आखिरी चांस है उसे अपनी लाइफ को सुधारने का। तो वो उस लावा की नदी को क्रॉस करते हुए ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ इल्यूजन खत्म होने के बाद उसकी आंखों के सामने शानशिंग मैंशन था। तो वो उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे पता लगता है कि आगे तो रास्ता ही नहीं है। जहाँ पत्थर पे लिखा हुआ था सिंसियरिटी सक्सेस को लीड करती है, और ये जानने के बाद वो कंसंट्रेट करके हवा में ही पैर रख देता है, क्योंकि वहाँ एक इनविजिबल सीढ़ी मौजूद थी। बस फिर क्या, वो अपनी मंजिल की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे पता लगता है कि वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, और ये जानने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो रिजेक्ट हो गया। तो वो पूछ रहा था कि आखिर वो रिजेक्ट क्यों हुआ। पर तभी अनाउंसमेंट होती है कि सनसेट हो चुका है, इसका मतलब वो हार गया है, अब वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो वो उदास होते हुए वापस जा रहा था, लेकिन उसने हार अभी भी नहीं मानी थी। वो तेजी से दौड़ते हुए उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी की वजह से एक तेज झटके के साथ वो कहीं दूर ही चला गया था। इसके बाद हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही ट्यानी पर्ल मौजूद थी और वो लिन की बॉडी को हील कर रही थी। जब लिन की आँख खुलती है तो अपने सामने उस हेवनली पर्ल को देखने के बाद उसे याद आ जाता है कि कैसे एक जोर के झटके के साथ वो इतनी दूर आ गया था। अब अपने सामने उस पर्ल को देखने के बाद जैसे ही वो उसे छूता है, पर्ल की पावर एक्टिवेट हो गई थी। वो अपने सामने सारे वाटर ड्रॉप को ऑब्जर्व करते हुए लिन को पूरी तरीके से हील कर देती है, और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। इसके बाद तो वो ट्यानी पर्ल के ड्रीम स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ मौजूद था इमॉर्टल किंग सीतू, जो लिन को देखने के बाद कहता है कि फाइनली वो दिन आ गया। और यहाँ वो लिन को बताता है कि हेवन रिवर्स स्पेस में उसकी सोल हजारों सालों से कैद थी, और अब फाइनली वो आजाद होने वाला है। ये देखने के बाद लिन डर रहा था, और वो भी अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर मेरा कब्जा होने वाला है। ये बोलने के बाद वो एक एनर्जी की फॉर्म में लिन की बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। लिन की सोल उसकी बॉडी से एक झटके में बाहर आती है, और साथ ही वापस उसकी बॉडी में भी चली जाती है। ये देखने के बाद सीतू को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लिन तो खुद को ठीक देख के राहत की सांस लेता है, पर सीतू कहाँ हार मानने वाला था। वो दोबारा इस मेथड को ट्राई करता है, पर फिर भी वापस से वही दोहरा रहा था जो हुआ था। ऐसा करते करते काफी घंटों बीत जाते हैं, और अब तो हमारा लिन भी बोर हो गया था, और पूछता है कि भाई साहब आपको कितना टाइम लगने वाला है ये कंप्लीट करने में। और यहाँ सीतू सोच रहा था कि मैंने हजारों सालों से वेट किया और तुम मुझे मिले, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी पे कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पर फिर जीनियस माइंडेड होने की वजह से वो थोड़ी देर दिमाग लगा के सोचता है, और समझ आता है कि इस हेवनली पर्ल ने लिन को चूज किया है अपने लिए इमॉर्टल बनाने के लिए। इसका मतलब हो सकता है कि ये फ्यूचर में मुझे आजाद करा दे, पर ये गरीब लड़का जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये मुझे कैसे बचाएगा। और वैसे भी सजा को स्टार तो काफी सालों पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था ना। वो यही सब सोच रहा था। उसे कंफ्यूज देखने के बाद लिन खुद को उससे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे कल्टीवेशन करने में, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ से निकलने में। ये सुनने के बाद इमॉर्टल किंग सीतू को गुस्सा आने लगता है कि तुम जैसा अनक्वालिफाइड बच्चा मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। अब अनक्वालिफाइड वर्ड सुनने के बाद तो लिन को गुस्सा आने लगता है कि जरूरी नहीं है कि ऑर्डिनरी पैदा होने के बाद तुम्हारी डेस्टिनी हमेशा ऑर्डिनरी रहे। अब सीतू भी कहाँ कम था, गुस्सा तो उसका भी तेज है। वो उसे शट अप बोल के बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद लिन को कुछ लोग ढूंढने आए थे, और वो उनके साथ अपने पेरेंट्स के पास जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स को तो लग रहा था कि वो हार चुका है, और उसे भी यही लग रहा था। पर एल्डर उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि हमें इस बच्चे को वापस ले जाना होगा, क्योंकि ये हैंग्रीज एक्ट का डिसाइबल है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही उदास भी कि अब उसे अपने पेरेंट्स को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ जाना होगा। और अब उसे स्ट्रॉन्ग भी तो बना था, तो वो वहाँ से निकल जाता है। ज़ांग उसे इमॉर्टल पैलेस में ले जाने के बाद बता रहा था कि यहाँ पे कलर के बेसिस पे पावर पहचानी जाती है। जैसे जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके पास व्हाइट कलर की ड्रेस होगी, जो उससे कम है उसके पास येलो, और फिर रेड। जब वो लिन के प्लेस के बाहर पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे ग्रे ड्रेस में थे, तो लिन उनसे पूछ रहा था कि ग्रे ड्रेस वाले बच्चे कौन से हैं। तो ज़ांग उसे बताता है वो बच्चे जो कि अपने पावर की वजह से नहीं बल्कि सेकंड टास्क कंप्लीट करने की वजह से यहाँ आए हैं। वहाँ का एल्डर ज़ांग को देख के काफी ज्यादा खुश होता है, पर वो तो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल गया था। और यहाँ ये एल्डर भी लिन को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। पर लिन को वहाँ पर एक पर्सन मिलता है जिसका नाम ज़ांगू था। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब सबको वहाँ पर सबके टास्क टोकन दिए जाते हैं। एल्डर काफी गुस्से में उन्हें बताता
बताते हैं कि अगर 7 दिनों में उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया ना तो वो एल्डर से कहकर उन सभी को यहाँ से निकलवा देंगे। अब वांग लिन तो वहाँ नया आया था, उसे कुछ पता नहीं होता, तो वो कहता है कि क्या वो लोग कल्टीवेशन करने वाले हैं, पर एल्डर उसे नहाकर सोने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। रात में लिन एक्साइटेड होकर जैसे ही जांगो से पूछता है कि उसे क्या टास्क मिलने वाला है, तो जांगो उन्हें कहता है कि तुम्हें सुबह पता लग जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन को दिखाया जाता है जो बैक माउंटेन में काफी बड़े बड़े टैंक के सामने खड़ा था और अब उसे 2 छोटी छोटी बाल्टियों से इन बड़े बड़े टैंक्स को भरना था, जहाँ एक बाल्टी पानी डालने पर ऐसा लगता है जैसे कि टैंक में एक बूंद गिरी हो, और ऐसे काफी सारे टैंक थी जिसे उन्हें 7 दिनों में फिल करना था। वैसे ये काम देखने से जितना इम्पॉसिबल लग रहा है ये उतना ही इम्पॉसिबल है, पर लिन हार नहीं मानता। वो लग जाता है बाल्टी भर भर कर लाकर उस टैंक को भरने में, जहाँ पूरा एक दिन बीत जाने पर भी वो टैंक का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं भर पाता। पर ये देखने के बाद भी वो हार नहीं मानता। वो सोचता है उसके पास 6 दिन है, पर वो दूसरे ही दिन में इतनी बुरी तरीके से थक गया था उसके हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं। तभी इसके बाद लिन को उस हेवनली पर्ल की याद आती है जिसने उसे हील किया था, तो ये चेक करने के लिए कि क्या सच में वो पर्ल हील कर पाती है, वो उसे निकाल कर दोबारा पानी में डाल के टेस्ट करता है, जहाँ उसकी इंजरी हील होने के बाद वो समझ गया था कि ये पर्ल मैजिकल है। जहाँ वो उस पर्ल के पानी को पीता है तो उसकी बॉडी में अलग से एनर्जी दौड़ने लगती है, और वो समझ गया था कि इस पर्ल का पानी बिल्कुल अमृत का काम करती है। इसके बाद हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो एक हुडेड पर्सन से बता रहा था कि लिन का स्टेटस वैसे तो बिल्कुल भी हाई नहीं है, लेकिन वो पूरे दिन उस माउंटेन के आसपास ही था। वहाँ पूरा एक दिन बिताने की वजह से वो थोड़ा सा अजीब है। ये जानने के बाद वो हुडेड पर्सन कहता है कि तुम्हें उस पर नजर रखनी है, अगर कुछ भी सस्पिशियस दिखे और उसके पास कोई भी ट्रेजर मिले तो वो मुझे आके देना है। तो ये बात मानते हुए एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है जो ओस की बूंदों को कलेक्ट कर रहा था, और फिर वो उसमें हेवनली पर्ल डालकर उस वाटर को पी के देखता है जो नॉर्मल वाटर से भी काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। ये ना केवल उसकी बॉडी में एनर्जी देती है बल्कि उसकी स्पीड को भी फास्ट कर देती है। यहाँ दूर से सीधू ये सब देख रहा था और सोचता है कि इस बच्चे में दिमाग तो है और इसे अच्छे से पता है कि इसे कैसे इस ट्यानी पर्ल का यूज करना है। एक पूरा दिन बीतने के बाद लिन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो पूरे टैंक को फिल कर देता है। दूर से एल्डर जो कि उस पर नजर रख रहे थे उन्हें ये काफी अजीब लगता है क्योंकि आज तक ये टास्क कोई भी बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाया था। कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब लिन का टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। ये देख के तो एल्डर और ज्यादा सस्पिशियस नजर आते हैं। लिन जब भी थक जाता वो उस एनर्जी ड्रिंक को पीकर अपनी एनर्जी फिर से बढ़ा लेता, तो एल्डर ये देखने के बाद उसे अपनी पावर की हेल्प से उल्टा लटकाते हुए उसके पास से वो बॉटल ले लेते हैं। जहाँ मास्टर लियो की ऐसी हरकत देखने के बाद वो उनसे पूछ रहा था कि वैसा क्यों कर रहे हैं, तो वो काफी गुस्से में उससे पूछ रहे थे कि उसके पास जो भी ट्रेजर है उसे दे दे, पर वो तो इनकार कर देता है कि उसके पास कोई ट्रेजर नहीं है और पता नहीं लियो किसके बारे में बात कर रहा है। पर इस बात से चिढ़कर तो वो उसे पीट के वहाँ से चला जाता है। लिन को घायल देखकर और लियो को वहाँ से जाता देखकर सेतोनैन काफी गुस्से में लिन को कहता है कि जाकर उससे फाइट करो, लेटे क्यों हो। तो वो अपने कॉन्शियस माइंड में पहुँच जाता है जहाँ वो निराश होकर कह रहा था कि मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता, जब तक मैं इमॉर्टल नहीं बन जाता तब तक मुझे वेट करना होगा। ये सुनने के बाद सीतो को इतना गुस्सा आता है कि तुम वेट करो, मैं नहीं करूँगा, इसलिए आज से मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये सुनकर लिन को हंसी आ जाती है, तो सीतो से काफी गुस्से में पूछ रहा था कि अब तुम किस बात पे हंस रहे हो। तो लिन कहता है कि मुझे लगा था कि सीनियर ब्रदर मुझे छोड़ देंगे, पर वो तो मुझे प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। ये सुनकर सीतू गुस्से में कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें प्रैक्टिस कराने का, वो तो मैं फंसा हुआ हूँ ना, और जब इस हेवनली पर्ल ने तुम्हें चूज कर लिया तो मुझे भी तुम्हें चूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं सबसे पहले मदद करूंगा तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट को ठीक करने में। और यहाँ वो उसे कल्टीवेशन के 9 लेवल के बारे में बताता है जिसे उसे प्रैक्टिस करनी थी। वैसे तो उनका कहना था कि हैंगलेस एक्ट के स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा पतली है, लेकिन अब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, इसलिए वो वांग लिन को सबसे पहले जाके उसकी बूंद कलेक्ट करने को कहते हैं ताकि वो उस हेवनली पर्ल की पावर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो लिन सीनियर की बात सुनते हुए सारे उसकी बूंदों को कलेक्ट करके हेवनली पर्ल को उसमें ट्रांसफर करता है, जिससे आसपास की स्पिरिचुअल वाटर उसमें एब्जॉर्ब होने लगते हैं। अब यहाँ सीतू उसे एक एक करके सारे लेवल के बारे में बता रहा था, जहाँ फर्स्ट लेवल था कंडेंसेशन, उसके बाद बिल्ड फाउंडेशन, फिर जेडियन, नेसेंट सोल, उसके बाद ट्रांसफॉर्म इनटू गॉड, इनफर्टाइल चेंज, एम फॉर द 7 की कंडेंशन, 3 आर्टिकल ऑफ कंडेंसिंग की। इन 9th लेवल को अचीव करने के बाद वो एक इमॉर्टल बन जाएगा। जहाँ फिलहाल तो उसे ढंग से फोकस नहीं हो रहा था, तो सीतू उसे डांट कर कहता है कि उसे अपनी सांस पर फोकस करना होगा, तो अच्छे से ध्यान लगाओ। ये सुनने के बाद वो ऐसा ही करता है। इसके बाद सीतू बता रहा था कि बाहर की दुनिया के 10 घंटे इस हेवनली पर्ल के कॉन्शियस में सिर्फ 1 घंटे के बराबर है, इसलिए तुम्हारी मॉडल
बॉडी के पास काफी ज्यादा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि बाहर की दुनिया यहाँ से 10 गुना ज्यादा स्लो चल रही है। इसके बाद हमें जांग और लिन को दिखाया जाता है जो पानी ले जा रहे थे अपने सेक्ट में और आपस में बात कर रहे थे कि सीनियर लू अभी बिजी है एल्डर शुआन ताओ को संभालने में, इस वजह से हमें वो भारी भारी टास्क नहीं दे रहे हैं। और फिर पता लगता है कि एल्डर उनके सेक्ट में है किसी एक डिसाइपल को चुनने के लिए, जिसके बाद वो एक येलो लेवल का स्टूडेंट बन जाएगा। दूसरी तरफ एल्डर इसी बारे में जब सभी बच्चों को बताते हैं तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। सभी बच्चों की भीड़ में एल्डर की नजर लिन पे पड़ती है। जहाँ सभी लोग एक्साइटेड थे एल्डर को खुद को चूज करने को कह रहे थे, वही लिन शांति से उनको देख रहा था। तो ये देखने के बाद एल्डर उसे चूज करते हैं, पर इस बात पे तो सभी नाराज होने लगे थे कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना हार्डवर्क किया, फिर भी एल्डर इसे क्यों चूज कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ लिन को तो होश ही नहीं था। जैम उसे होश में लाता है तो वो एल्डर के सामने झुकते हुए उनका डिसाइबल बनने को तैयार हो जाता है। तो इसके बाद एल्डर उसे एक पिल देते हुए और एक स्टोरेज बैग देते हुए बताते हैं कि उनके सेक्ट की परंपरा है कि एल्डर को अपने स्टूडेंट को ये चीजें देनी होती है। तो गिफ्ट मिलने के बाद लिन उस पिल को गटक लेता है, जिससे अब वो ऑफिशियली उनका स्टूडेंट बन गया था। इस बात पे तो सारे बच्चे बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिन हेवनली पर्ल के कॉन्शियस में जाके प्रैक्टिस कर रहा था और अब तो वो आर्ट ऑफ ग्रेविटी को मास्टर कर चुका था, जिसकी वजह से उसके लिए चीजों को काफी दूर से अपनी तरफ खींचना बहुत इजी हो जाता है। तो वो सीतू के हाथ से वाटर बॉटल छीनते हुए कहता है कि देखो मैंने इसे काफी अच्छे से मास्टर कर लिया। तो ये सुन के सीतू उसे टीज करते हुए कहता है कि मैं इतने सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर तुम तो की कंडेंसेशन की फर्स्ट लेवल को ही प्रैक्टिस करके इतना खुश हो रहे हो, तुमने तो बस अभी आर्ट ऑफ ग्रेविटी ही मास्टर की है। पर फिर भी अच्छी बात है। तो लिन उसे अपनी और भी ज्यादा स्किल्स दिखाता है और ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। पर सीतू काफी इजली उसके पास से अपनी बॉटल को खींच लेता है। तभी उसे आवाज आती है कि सीनियर ल्यू जांगहू को बुली कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने जांगहू से काफी सारी लकड़ियाँ कटवाई थी, पर फिर भी वो उसे टेस्ट में पास नहीं करते, ये कहते हुए कि उसने जितनी लकड़ियाँ काटी है वो काफी कम है, क्योंकि उसमें से आधी तो सड़ी हुई थी, किसी काम की नहीं थी। पर जांगहू को पता था कि एल्डर ने हेरा फेरी की है, उन्होंने कुछ लकड़ियाँ बेचकर अपने लिए एक तलिस्मान खरीदा था। तो वो उनसे शिकायत करता है कि वो जाकर बड़े एल्डर से बात करेगा। तो इस बात पे तो ल्यू गुस्सा होते हुए चाकू निकालकर उसे मारने जाता है, जिस वजह से जांगहू घायल हो गया था और फिर वो उसे किक करके दूर करके चाकू से मारने जा रहा था। पर तभी लिन अपनी ग्रेविटी आर्ट का यूज करते हुए उसके चाकू को ब्लॉक कर देता है। लिन की स्पीड और स्ट्रेंथ देखने के बाद ल्यू समझ जाता है कि इसने आर्ट और ग्रेविटी को मास्टर कर लिया है। तो लिन काफी गुस्से में उसे कहता है कि हम एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो बाकियों को बुली करना बंद करो। पर इस बात पे तो ल्यू काफी ज्यादा चिढ़ते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। यहाँ इन दोनों की स्पीड और स्ट्रेंथ एक ही लेवल की थी, क्योंकि ये येलो लेवल के स्टूडेंट थे। अब ल्यू उसकी तरफ अपने स्पेशल खंजर को फेंक देता है, जिसे लिन बहुत मुश्किल से डॉच कर रहा था। इसके बाद लिन आसपास के एयर को कलेक्ट करते हुए उसे काफी दूर झटक के फेंक देता है। अब इस चीज से तो ल्यू और ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो मल्टीपल नाइफ का अटैक उस पे करता है। पर लिन अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करते हुए उसकी तरफ एक स्पिरिचुअल बॉल को फेंकता है, जिसे रोकने में ल्यू को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी और वो तो कह रहा था कि लिन को मार डालेगा। पर तभी जांगहू पीछे से आकर उसी के खंजर से उसी को मार डालता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, जहाँ उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि उसने क्या किया। जांगहू का ये रूप देखने के बाद तो लिन भी काफी ज्यादा शॉक था, पर उसे पता था कि इसने जो भी किया है वो सही किया है। तो वो उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा, वरना कमजोर होने की वजह से लोग तुम पर ही सारा दोष डालकर तुम्हें ही परेशान करेंगे। तो ये सुनने के बाद जांगहू वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। पर लिन का कहना था कि यहाँ संभालने के लिए भी तो किसी को होना चाहिए ना। तो जांग के वहाँ से जाने के बाद वो अपनी पावर को कंडेंस करते हुए उसकी बॉडी को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी पावर यूज ही नहीं होती। तो सीधे उसे अपने पास बुला लेता है और फिर वो उसके स्पेशल रूट को टेस्ट करके बताता है कि एक पॉइजन है जिसका नाम लिंकाओ है, किसी ने उसे ये पॉइजन दिया है। अगर कोई पर्सन ये पॉइजन खा लेता है तो फिर वो चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, वो अपनी कल्टीवेशन को 1% भी नहीं बढ़ा पाता। तो वो काफी गुस्से में लिन से पूछ रहा था कि तुम्हें याद है किसने तुम्हें ये पॉइजन दिया। तो लिन को याद आता है कि आज जो उसके मास्टर बने थे उन्होंने उसे एक पिल खिलाई थी, हो ना हो ये पॉइजन उसी में मिला हुआ था। तो ये जानने के बाद तो सीतू कहता है कि जाके मार डालो उस मास्टर को, पर लिन को पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। तो लिन पूछ रहा था कि मास्टर क्या आपके पास इसका कोई एंटीडोट है जिससे मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकूं। तो मास्टर सीधू कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आग के बदले आग, जिसमें उसे काफी ज्यादा तकलीफ होगी। सीतू को डर है कि लिन इतनी तकलीफ नहीं झेल पाएगा, पर लिन का कहना था कि वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद लिन को असेंबली हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ बाकी
सारे स्टूडेंट भी मौजूद थे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि स्वान दाव सेक्ट के एल्डर अपने बेस्ट स्टूडेंट के साथ यहाँ आ रहे हैं। और फिर आसमान में अचानक से मौसम बदल जाता है और हमें खतरनाक स्नेक बीस्ट को दिखाया जाता है, जो स्वान दाव जोंगी माउंटेन का प्रोटेक्टिंग बीस्ट था। सभी एल्डर और स्टूडेंट उसी पर बैठकर नीचे आते हैं, जिसके बारे में सब बात कर रहे थे कि इसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसका एक बूंद जहर 3000 से भी ज्यादा लोगों को मार सकता है। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से सब लोग दूर हट जाते हैं। स्वान दाव सेक्ट के एल्डर्स के साथ उनकी बेस्ट स्टूडेंट जाओ भी आई थी, जिसकी खूबसूरती देखकर तो सब हैरान रह रहे थे। उसकी इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से सब लोग मदहोश होने लगते हैं। उसके पास चार्म की पावर थी, जिसकी वजह से वो सबको कंट्रोल करने लगती है। और उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देखने के बाद सारे स्टूडेंट मुंह के बल नीचे गिरने लगे थे। और ये जाओ ने जानबूझ के किया था ताकि वो उनके स्टूडेंट को एम्बैरेस कर सके। जाओ नोटिस करती है कि उन सब में सबसे पहले जो होश में आया था वो लिन था, तो उसे ये देख के काफी ज्यादा हैरानी होती है कि उसके चार्म के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। ये की कन्वेंशन लेवल की फर्स्ट लेवल का बंदा उसके पावर को ओवरकम कर गया। बहुत अजीब सी बात है। यहाँ हैंगवे सेक्ट के एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा करते कि स्वान दाव सेक्ट ने कब से टोडोलियो मी टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ये काफी ज्यादा गलत बात है। पर स्वान सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि उनकी स्टूडेंट सिंगल वाटर स्पिट के साथ पैदा हुई है, जिसके पास अलग ही चार्म है, तो ये उन जैसे छोटे लोगों को कैसे पता होगा। तो उनके दूसरे एल्डर उन्हें चुप कराते हुए कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इनके स्टूडेंट मेंटली काफी ज्यादा वीक है, जो चार्म भी नहीं संभाल पाते। लगता है मास्टर दाओ शे को स्टूडेंट सिलेक्ट करना भी नहीं आता। ये सुनने के बाद तो मास्टर दाओ शे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर तभी वहाँ सेक्ट के हेड आते हैं, जिन्हें देखने के बाद उन्हें ग्रीट कर रहे थे। हेड का कहना था कि आप लोग काफी दूर से आए हैं, थक गए हैं, तो आप पहले रेस्ट कर लो। और रहा सवाल कौन से सेक्ट का स्टूडेंट बेस्ट है, ये चेक करने के लिए 3 दिन बाद कंपटीशन है तो सही, तब भी जज कर लेंगे। ये सुनने के बाद सभी एग्री करते हैं। सबके जाने के बाद एल्डर दाओ वांग जो से कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट आए हैं उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर किसी को किसी तरह की तकलीफ हुई तो वो उसके मास्टर नहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद जो श्योर कराता है कि वैसा कुछ नहीं होने देगा। यहाँ उस मैजेस्टिक बीस्ट को दिखाया जाता है जो गुर्रा रहा था सबके ऊपर, और उसकी पावर देखने के बाद तो सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लिन को उस बीस्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, तो ये देखने के बाद सो खाना खिलाने की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है कि 3 दिनों तक जब तक ये बीस्ट हमारे पास है, इसे खाना तुम खिलाओगे। लिन तो ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके माइंड में कुछ चल रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है, जिससे सीनियर बात कर रहे थे कि ये बेस्ट उसके पॉइजन को बाहर निकालने में काफी हेल्प करेगा। तो पहले तो उसे उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा, फिर वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को ठीक कर देगा। ये सुनने के बाद लिन खुश होकर उस बीस्ट के लिए खाना लेकर जाता है। वो बीस्ट अपने खाने को एक बार में झटक के खा चुका था, जिसकी वजह से उसके दांतों में उसका थोड़ा सा जहर रह जाता है। और लिन धीरे धीरे उसके जहर को स्टोर कर रहा था। वो तो डर रहा था कि कहीं इस बीस्ट को पता न लग जाए कि वो उसके आस पास है, वरना तो वही उसका खाना बन जाएगा। पॉइजन स्टोर होने के बाद वो वहाँ से उसे लेकर जैसे जाने वाला था, उस बीस्ट की नजर लिन पे पड़ जाती है और अब वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाता है, जहाँ उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। लिन बहुत कोशिश करता है उससे पीछा छुड़ाने का, लेकिन लिन अपनी पावर की हेल्प से वहाँ से बाहर निकल आता है। और ये बीस्ट एक बैरियर में ट्रैप था, जिससे कि वो किसी को नुकसान न पहुँचा पाए। इसके लिए वो लिन के पीछे नहीं आ पाता और लिन उस पर्ल के कॉन्शियस में पहुँचकर फटाफट उस जहर को खाकर कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ उसकी बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा था। और यहाँ ये वाला जहर उसके बॉडी के जहर को क्योर करने की कोशिश करता है, जिसमें लिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और ये देख के मास्टर सेतु कहते हैं कि ये वाला जहर तो काफी ज्यादा जहरीला है। जब रिवाइंड करते करते वो थक जाता है तो मास्टर सेतु से पूछ रहे थे कि कहीं तुम मर तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद फिर मुझे 1000 सालों तक अकेले रहना होगा। तो ये सुनने के बाद वो कहता है कि मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मास्टर उसे कहते हैं कि अपनी बॉडी से वो पॉइजन रिलीज करो, और लिन ऐसा ही करता है। जैसे जैसे वो पॉइजन रिलीज करा था वो धीरे धीरे ब्रेक थ्रू करने लगता है, जहाँ वो पहले 2nd लेवल, फिर 3rd, फिर 4th और ऐसे करते करते वो 14th लेवल तक पहुँच जाता है, जिसे देख कर तो मास्टर सेतु भी हैरान थे। अब लिन की पावर पहले से 14 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो ये सोच के खुश हो रहा था। मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या मैं इससे और भी ज्यादा ऊपर जा सकता था, मैं अचानक से इतना लेवल कैसे क्रॉस कर गया। तो मास्टर कहते हैं तो मुझे भी नहीं पता, शायद कोइंसिडेंस
कोइंसिडेंस होगा। पर तभी लिन को शॉन डॉसेट के काफी सारे स्टूडेंट नजर आते हैं जो उसी को ढूंढ रहे थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम हमारे बीस्ट को खाना खिलाने गए थे ना, फिर वो इतना घायल कैसे हो गया? लिन काफी इनोसेंट बनते हुए कहता है कि मैं जब उसे खाना देकर आया था तब तो वो काफी ठीक था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कैसे पता होगा? तो इस बात पे तो गुस्सा होते हुए उनमें से एक स्टूडेंट लिन पर अटैक करने आगे बढ़ रहा था, पर लिन के सो कॉल्ड मास्टर आकर उसे पीछे करते हुए गुस्सा करने लगते हैं। लिन उन्हें देख के ग्रेट कर रहा था और वो मास्टर सबको समझाते हैं कि वो उसके स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि कंपटीशन 3 दिन बाद होने वाला है? तो वो सभी के सभी स्टूडेंट अपना अपना वेपन निकाल के रेडी हो जाते हैं मास्टर के साथ फाइट करने के लिए। जहाँ मास्टर कहते हैं कि तुम लोग नहीं चाहोगे ना कि शॉन डॉसेट हार जाए, क्योंकि 3 दिन बाद उनका कंपटीशन है। अब अगर अच्छे स्टूडेंट घायल हो जाएंगे तो फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो ये सुनने के बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ उनका हेड लिन को धमकी देता है कि तुम्हें तो मैं कंपटीशन में देख लूंगा। इसके बाद हमें एल्डर के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ लिन उन्हें थैंक यू बोल रहा था और एल्डर काफी ज्यादा स्वीट बनते हुए कहते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वरना तो ऐसे तुम्हें लोग कितने बार परेशान करते रहेंगे। यहाँ मास्टर इस बात से भी थोड़ा हैरान थे कि जब लिन फर्स्ट लेवल पे था तो जहर देने के बाद भी वो 3rd लेवल पे कैसे पहुँच गया? पर फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ हमें पता लगता है कि लिन 14th लेवल पे होने के बावजूद भी मास्टर को 3rd लेवल पे क्यों दिख रहा है? क्योंकि मास्टर सीधू ने उसे कहा था कि दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है, तो उसे अपनी कल्टीवेशन को छुपाना होगा और वो उसके कल्टीवेशन लेवल को हाइड कर देते हैं। तो लिन भी मास्टर को कहता है कि हाँ वो 3rd लेवल से ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। यहाँ हमें मास्टर की बातों से पता लगता है कि वो लिन के दुश्मन क्यों बने बैठे हैं। असल में जो हुडेड पर्सन लियू से बात कर रहा था वो मास्टर थे, जिन्हें पता है कि लिन के पास कौन सा ट्रेजर मौजूद है और इस वजह से उन्हें लगता है कि लियू को मारने वाला भी लिन ही है। इसके बाद कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ लिन के मम्मी पापा भी आए हुए थे और सभी एल्डर ऑडियंस के आसपास प्रोटेक्शन बैरियर लगा देते हैं जिससे उन्हें कोई हार्म न पहुंचे। एल्डर्स अपने अपने सेफ प्लेस पर बैठकर कंपटीशन पर नजर रखने वाले थे। इसके बाद यहाँ एंट्री होती है एक और खूबसूरत से कैरेक्टर की, जिसका नाम ली नुवान है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और पता लगता है कि ये एलाइट लेवल पर है। पर ये दोनों में से किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करती, बल्कि ये किसी तीसरे सेक्ट लोहे से बिलोंग करती है। ये अपने भाई के साथ यहाँ आई थी और फर्स्ट टाइम बैटल देख रही थी, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड नजर आती है, जिसके बारे में उसका भाई उसे बता रहा था कि ये 2 सेक्ट के बीच में होने वाली फाइट है। उनके सेक्ट में सभी लोग काफी ज्यादा शांत हैं, तो वो इन तरह की चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो तो शॉन दाओ सेक्ट के प्रिंसिपल की जान पहचान ली किंग के साथ थी, इसलिए उन्होंने टेलीपोर्टेशन अरे बनाकर उन दोनों को यहाँ बुलवा लिया ताकि वो दोनों सेक्ट के बीच में हो रही फाइट को देख सके। यहाँ ली अपनी बहन को बताता है कि भले ही तुम एलाइट स्टेज पर हो, लेकिन फिर भी तुमने बाहर की दुनिया अच्छे से नहीं देखी, तुम्हें नहीं पता कि बाहर के लोग कितने ज्यादा क्रूर है, तो आज की इस फाइट को देखकर डरना मत। इसके बाद वहाँ हैंगवे सेक्ट के एल्डर की एंट्री होती है, जो कि ड्रैगन पर बैठ कर आते हैं और फिर कंपटीशन को स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि जिस भी सेक्ट का स्टूडेंट ज्यादा देर तक यहाँ टिका रहेगा वही सेक्ट विनर होगा। तो सबसे पहले अरीना में कदम रखता है हैंगवे सेक्ट से जांग, जो कि मिडिल ग्रेड के लोटस स्वॉर्ड इन 10th लेवल पर था। ये देखने के बाद तो शॉन दाओ सेक्ट के स्टूडेंट कह रहे थे कि इस जैसे को 10 को तो हमारे सीनियर ब्रदर यूँ हरा देंगे। तो शॉन दाओ सेक्ट की तरफ से जाओ पेंग एंट्री लेता है, जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। यहाँ जांग पोलाइटली उससे उसका नाम पूछ रहा था, पर वो तो अपने पर्पल स्नेक को रिलीज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जांग मल्टीपल स्वॉर्ड का अटैक कर रहा था। पर ये स्पिरिचुअल स्नेक बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ उसके सारे अटैक्स को डॉच कर लेता है। वहाँ काफी बड़ा धमाका हो गया था, जहाँ सबको लगता है कि वो मर चुका होगा, पर वो तो बाहर आते ही उस पर और खतरनाक अटैक करता है, जिससे बचने के लिए जांग भी अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। पर वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और ये स्नेक उसे अपने पूंछ से पकड़ते हुए दीवार पे जोर से दे मारती है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी। और अब जीतने के बाद जाओ पेंग काफी प्राउडली अपना नाम अनाउंस करने लगता है। ये देख के तो एल्डर को गुस्सा आ रहा था कि पहले नहीं बताया, लेकिन अब बता रहा है, पर बाकी सारे एल्डर सुनना शांत कराते हैं। लेकिन ये देख के हैरान था कि ये 13 लेवल के की कन्वेंशन लेवल पर है। दूसरी तरफ ली भी समझ जाता है कि इन्होंने सबसे पावरफुल स्टूडेंट को पहले भेजकर सबको गोली करने का शुरू किया है। इसके बाद हैंग शुए सेट की तरफ से ब्रदर लू जाने वाले थे, जो इस सेट के नंबर 1 जीनियस माने जाते हैं। लिन भी सोच रहा था कि सीनियर ब्रदर लू की स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा अच्छी है, पर फिर भी ये शायद उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। यहाँ ब्रदर लू उस पर काफी ज्यादा स्वॉर्ड की बारिश कर देता है, पर उसने तो शील्ड बना के इन सारे के सारे स्वॉर्ड अटैक को आसानी से रोक लिया था। ये देखने के बाद एल्डर 2 को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ वो भी मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेता है, तो लो भी शील्ड बनाकर उसके साथ
सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा था। पर यहाँ जाओ पेंग ने एक चाल चली थी और वो 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर उस पर अटैक करता है, जिससे लोगों की हालत खराब हो जाती है। अब उसे बुरी तरीके से घायल करने के बाद ये क्रीपी से स्माइल हंसते हुए कहता है कि अब कौन बचाए, सामने आ सकता है वो। हैंग श्वे सेक्ट के सबसे बड़े 2 जीनियस बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, तो ये देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ ये एरोगेंट लड़का कहता है कि बस तुम्हारे सेट में और कोई मौजूद नहीं है, इतने ही थे। तो अपना गुस्सा उतारने के लिए वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड का अटैक उस प्रोटेक्शन बैरियर पे कर रहा था, जिसके पीछे ऑडियंस बैठी हुई थी। तो अब सारे के सारी ऑडियंस डरने लगती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन बैरियर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और कुछ स्वॉर्ड तो उस बैरियर को तोड़ते हुए लिन के माता पिता को लगने वाली थी। अब लिन कहाँ पीछे रहने वाला था, तो वो भी सामने आने लगता है कि वांग लिन जंप करके अपने आर्ट ऑफ ग्रेविटी का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड अटैक को रिवर्स कर देता है, जिससे बचने के लिए जाओ पेंग को शील्ड की जरूरत पड़ती है। यहाँ वांग लिन काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स को हिट करने वाला था। ली की तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि हेनरी सेट ने अपने तुरुक का एक का छुपा के रखा था। अपने अटैक को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होते देखकर जाओ पेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब वो वांग लिन को हराने के लिए अपने ईगल स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करता है। ये देखकर तो बच्चों को लग रहा था कि अब इसका काम खत्म होने वाला है, क्योंकि ब्रदर जाओ इस टेक्निक को यूज करने के बाद 100% जीतने वाले हैं। पर वांग लिन भी कहाँ कम था, उसके सारे अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है, जिससे तो वो गुस्सा होकर उस पर एक पंजा मार रहा था। पर वांग लिन अपने ग्रेविटी फोर्स को इतना ज्यादा बढ़ा चुका था कि उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर तो जाओ पेंग का ईगो इतनी बुरी तरीके से हर्ट हो गया था कि एक 6 लेवल का की कंडेंशन का बंदा उसे हर्ट करने की हिम्मत रखता है। कि इसके बाद वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को फिर से यूज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ ना कि तुम अफसोस करोगे कि तुम हेनरी सेक्ट के डिसाइपल हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर चुका था। यहाँ वांग लिन उन सभी स्वॉर्ड के अटैक को डॉज करता हुआ उन्हें कंट्रोल करने लगता है। वांग लिन का कंट्रोलेशन इतना ज्यादा पावरफुल था कि जाओ पेंग काफी बुरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि इसकी स्वॉर्ड उसके हाथों के इशारे पर नाचे, पर लिन उसी के अटैक को उस पर रिवर्स कर देता है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे शील्ड की जरूरत पड़ रही थी। पर यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी शील्ड चूर चूर हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए वांग लिन उसे एक जोर का किक देता है, जिसकी वजह से वो फिर से पीछे हो गया था और अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद तो वो फिर से अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है। वैसे ये देखने के बाद लिन के पेरेंट्स बुरी तरीके से घबराने लगते हैं। यहाँ लिन उस स्नेक के बाइट से बचने के लिए अपने आगे प्रोटेक्शन शील्ड बना चुका था और फिर उस बीस्ट की तरफ जंप करते हुए अपनी स्वॉर्ड उसके अंदर घुसा देता है। ये देखने के बाद तो वो स्नेक बीस्ट उस पर थंडरबोल्ट अटैक करने लगती है, पर लिन की स्वॉर्ड की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से वीक भी पड़ चुकी थी। पर जाओ पेंग अभी भी हार नहीं मानता, वो अपने बीस्ट की हेल्प से लिन को जकड़ रहा था, पर लिन अपने फायर बॉल अटैक से उस बीस्ट के चिथड़े उड़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ था कि जाओ पेंग की तो हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। इसके बाद वांग लिन उसकी तरफ काफी गुस्से में बढ़ रहा था, उसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक लगता है। आसपास के बच्चे सोच रहे थे कि आखिर ये कौन है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतने पावरफुल लड़के को अपने सेट में नहीं देखा। तो फिर उन्हें पता लगता है कि ये तो वांग लिन है, जो आउटर सेट का डिसाइपल है। और यहाँ बाकी बच्चों का रिएक्शन देखने के बाद लेके सोच रही थी कि लगता है भैया इन लोगों को इस लड़के के बारे में ज्यादा नहीं पता। यहाँ जाओ पेंग काफी गुस्से में चिल्लाते हुए लिन से कह रहा था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि एक 6 लेवल का बंदा मुझे हराए। तो ये सुनने के बाद वांग लिन अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगता है। अब उसके रियल लेवल को देखने के बाद सब लोग बुरी तरीके से डरने लगते हैं, क्योंकि वो 14th लेवल की कंडेंशन पर था। एल्डर्स को तो यकीन नहीं होता और उसके एल्डर मुस्कुराने लगते हैं, जरूर कुछ प्लान करने वाला है ये। अब उसकी रियल पावर देखने के बाद जाओ पेंग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर लिन काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स खतरे में जो पड़ गए थे। तो वो उसका गला दबोचने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनोसेंट लोगों को चोट पहुंचाने की। और इसके बाद वो उसे इतना जोरदार पंच देता है ना, उसका जबड़ा हिल गया था और वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये सब देखने के बाद श्वान दाओ सेट के एल्डर लिन पर अटैक करने वाले थे कि तुमने मेरे डिसाइबल को हर्ट किया, पर तभी वहाँ हेंगवे सेट के ल्यू वेंजू यानी कि ग्रेट एल्डर आते हुए उनके अटैक को रोक लेते हैं। चीफ एल्डर के वहाँ आने के बाद सभी एल्डर ग्राउंड में आ गए थे और यहाँ चीफ एल्डर अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से वांग लिन इनर डिसाइपल है। अब लिन के जीतने के बाद एल्डर ऑफिशियली खुद को विनर अनाउंस कर देते हैं। ये देखकर तो
सभी लोग लिन के आसपास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। यहाँ लेकी भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसका भाई लीनू कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि श्वान दाव सेट वाले इतने भी अच्छे नहीं है कि अपनी हार को इतनी इजीली एक्सेप्ट कर लें, तो वो कुछ बड़ा तो जरूर प्लान करेंगे। इधर सच में श्वान दाव सेट वाले जाते जाते उन्हें धमकी देकर जाते हैं। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि मीटिंग यही खत्म हुई, अब मॉडल लोगों को अपने घर वापस जाना होगा। तो इसके बाद लिन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रहे थे, पर लिन दौड़कर उनसे मिलने जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स तो उसे देखकर इमोशनल हो गए थे, पर वो उन्हें काफी खुश होकर अपनी अचीवमेंट के बारे में बता रहा था कि वो इनर डिसाइपल बन गया है। अब उसके पास व्हाइट ड्रेस है, जहाँ उसके पेरेंट्स ये जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो उसे अपना ख्याल रखने को कह रहे थे। उसकी मॉम तो अपने बेटे के लिए बहुत सारा खाने का सामान लाई थी, ये कहते हुए कि तुम काफी पतले हो गए हो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। ये देखने के बाद तो वो भी इमोशनल हो जाता है और इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को एक जेट पिल देकर कहता है कि अगर उन पर कोई भी मुसीबत आए तो वो उसे क्रैक कर दे, जिससे तो वांग लिन उनकी हेल्प के लिए तुरंत पहुंच जाएगा। तो उसके डैड उसे प्रॉमिस करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन की नींद एक खतरनाक शोर से खुलती है और फिर पता लगता है कि ग्राउंड में सभी एल्डर मौजूद है, क्योंकि वहाँ श्वान दाव सेट के फाउंडर सीनियर पाप नाम जा आए हुए थे अपने सोल स्पिरिट के फॉर्म में, जिन्हें देखने के बाद एल्डर उनसे पूछ रहे थे कि हमारे यंग मास्टर्स और हमारे सेट के फाउंडर अभी तक सेट में वापस नहीं लौटे जो फाइट के लिए गए थे। तो सीनियर पाक उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हुए बताते हैं कि वो बैटल फील्ड में मारे जा चुके हैं और अब वो यहाँ आए हैं इस सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सुनने के बाद सभी एल्डर्स चौकन्ने हो जाते हैं और वो सभी डिसाइड करते हैं कि माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को ओपन किया जाए और जितने भी कमजोर लेवल के एल्डर्स हैं उन्हें कहो बच्चों को लेकर नीचे माउंटेन में चले जाएं ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। जब वांग लिन वहाँ आकर देखता है तो वो स्पिरिट को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि ये नेंशन सोल स्टेज की स्पिरिट थी, जहाँ वांग लिन के अंदर से सीतू कहता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में इन लोगों को चींटियों की तरह मसला है, पर देखो आज इन लोगों को कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने बैठे हैं। यहाँ इसी मौके का फायदा उठाते हुए वांग लिन के एल्डर उसे अपने रूम में आने को कहते हैं। यहाँ उसके एल्डर को रिलैक्स देखकर लिन कहता है कि क्या आप उनकी हेल्प के लिए नहीं जाओगे, पर एल्डर के रिएक्शन को देखकर लगता है कि उन्हें पहले से पता है कि वो लोग हारने वाले हैं, तो वो बस फटाफट अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते हैं। इसी बीच वो लिन को एक टी ऑफर कर रहे थे, पर लिन को पता लग जाता है कि इस टी में कुछ मिला हुआ है, तो वो इसे पीने से मना कर देता है। इसके बाद तो एल्डर काफी ज्यादा जबरदस्ती करने लगते हैं, तो लिन उस टी को फेंकते हुए कहता है तो आपने इसमें भी कुछ मिला के रखा है, जैसे पहले वाली पिल में मिलाया था मेरी पावर को रोकने के लिए। तो ये देखने के बाद मास्टर अपने असली रूप में आकर कहते हैं तो अब मुझे तुम्हारे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वो लिन पे अटैक कर पाते, लिन उनके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी पावर रिलीज कर रहा था, पर आसपास लगे तिलिस्मान बैरियर से वो चारों तरफ से बंध जाता है और अब वो इस स्पिरिट बाइंडिंग अरे की वजह से कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ वो पाप रामजा काफी ज्यादा शॉक होता है ये देखकर कि इन लोगों ने इतने छोटे से फॉर्मेशन को बनाया जो उसे रोक भी नहीं सकता, और वो उसे तोड़ने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं जिससे वो बैरियर नहीं टूटता। तो अब वो अपने काफी पावरफुल फॉर्मेशन का यूज करके उस बैरियर को तोड़ने वाले थे। बैरियर में क्रैक पड़ता हुआ देखकर हुआंग लोंग सेट एल्डर अपने पावरफुल ड्रैगन स्पिरिट को समन करके उस पर अटैक करने जा रहे थे। बाकी सारे एल्डर उन्हें मना करने की काफी कोशिश करते हैं कि वो उसका अकेले सामना नहीं कर पाएंगे, पर एल्डर का कहना था कि वो अपनी जान देकर भी सेट को प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। जहाँ उनका ये ड्रैगन काफी पावरफुल होने के बावजूद भी उस नैंसन सोल स्टेज के आगे टिक नहीं पाता और उस बैरियर के साथ साथ उनका ड्रैगन सोल भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से एल्डर बुरी तरीके से घायल हो गए थे। अपने चीफ एल्डर्स को इतनी बुरी तरीके से घायल होता देखकर सभी स्टूडेंट उन पर अटैक करने लगते हैं, ये कहते हुए कि जब तक पूरे हैंग शेंग सेट में एक भी डिसेबल बचा रहा ना, वो इस सेट पर कब्जा करने के बारे में अपना ख्याल भी छोड़ दे। दूसरी तरफ एल्डर इनकी बॉडी को अच्छे से छान कर चेक कर रहे थे कि आखिर उसके पास वो ट्रेजर कहाँ छुपा हुआ है, तो उन्हें एक बॉटल नजर आती है। उन्हें लगता है कि ये इसमें होगा, पर चेक करने के बाद वो बुरी तरीके से निराश हो जाते हैं। साथ ही वो लिन से कह रहे थे कि मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि तुम्हें ये बताने वाला कौन था कि तुम अपनी बॉडी को किस तरीके से डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके के पॉइजन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। पर लिन की इतनी सारी पावर देखने के बावजूद भी वो ज्यादा हैरान इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता है कि लिन के पास बहुत खास ट्रेजर है, इसलिए वो उसकी बॉडी और सोल को चेक करने लगते हैं कि उसने वो ट्रेजर कहाँ छुपाया है। दूसरी तरफ मास्टर से तो लिन को जगाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ मास्टर को वो पिल नजर आ जाती है और वो उससे पूछ रहे थे कि बताओ तुमने उसे कहाँ छुपाया है, पर यहाँ लिन तो उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी उनके माइंड के कंट्रोल से आजाद हो गई थी। और इसके बाद लिन उनकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए पहले तो खुद को आजाद करवाता है, जिससे मास्टर को पता लग गया था कि
लिन ने उसे किसी तरीके का पॉइजन दिया तो वो उससे पूछ रहे थे कि किस तरीके का पॉइजन और कब दिया। इसके बाद पता लगता है कि मास्टर सेतु ने पहले ही लिन को समझा दिया था कि आगे चल के ये मास्टर उसके साथ कुछ तो बखेड़ा खड़ा करेगा, तो उसे भी पहले से ही तैयार रहना होगा। तो उसने उसे ऐसे पौधे के बारे में बताया जो धीरे धीरे काम करती है और इसकी हेल्प से किसी की भी बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी सही समय पर। तो लिन ने अपने मास्टर सेतु की बात मानते हुए धीरे धीरे मास्टर को चाय में वो पॉइजन देना शुरू कर दिया, जिसकी कोई स्मेल नहीं थी, कोई कलर नहीं था। तो मास्टर भी बिना ये जाने कि वो जहर पी रहे हैं आराम से पी रहे थे। इधर मास्टर तो डर से कांपने लगता है कि पता नहीं अब लिन उनका क्या हाल करेगा। दूसरी तरफ लिन अपनी मिस्टिक पावर रिलीज करते हुए उन पर इतना खतरनाक अटैक करता है ना कि एक ही अटैक में मास्टर का खेल खत्म हो गया था। और यहाँ मास्टर सेतु से गाइड करते हुए कहते हैं कि अब फाइनली वो एक कल्टीवेटर और इमॉर्टल बनने की जर्नी में निकल चुका है। दूसरी तरफ श्वानदाव सेट के वो पार्क एल्डर सबको बुरी तरीके से घायल कर देते हैं और अब तो सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तो हार मान लेते हैं। हैंगवे सेट के एल्डर कहते हैं कि सभी स्टूडेंट को कि वो उनके साथ चले किसी अच्छी जगह पर। ये देखकर श्वानदाव सेट के एल्डर कहते हैं कि वो आज ही अपने सेट में कुछ स्टूडेंट को भर्ती कर लेंगे, साथ ही उन्हें हीलिंग पिल्स भी मिलेंगी। तो ये सुनने के बाद बहुत से बच्चे श्वानदाव सेट में ज्वाइन होने के लिए मान जाते हैं। ये देखकर एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। तो सभी एल्डर अपनी जान बचाकर वहाँ से चले जाते हैं। जब लिन फाइनली वहाँ पहुँचता है तो अपने सेट की इसी बुरी हालत देखने के बाद वो सोच रहा था कि आज अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो अपनी डेस्टिनी खुद लिख पाता। तो वो मास्टर सेतु को कहता है कि वो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि आने वाले टाइम में वो अपने पावर के बल पर अपनी डेस्टिनी को खुद लिखे। बस यही तो मास्टर सेतु को सुनना था, क्योंकि वो भी तो इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे थे ना। तो वो लिन को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पूरे 4 साल बीत जाते हैं, जहाँ हैंगवे सेट अब पूरी तरीके से खंडहर बन चुका था और वहाँ के काफी सारे डिसाइबल श्वानदाव सेट के इनर डिसाइबल बन चुके हैं, जिनमें से 2 लोग वहाँ वापस आते हैं कुछ ट्रेजर लेने के लिए, क्योंकि हैंगवे सेट में अभी भी बहुत सारे पावरफुल बीस्ट मौजूद हैं, जिनकी स्पिरिट सोल का यूज करके वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ये दोनों ही डिसाइबल की कंडेंशन के 6 लेवल पर थे, तो वो अपने आस पास खतरा चेक करने लगते हैं, जहाँ उन्हें काफी पावरफुल ब्रीथ सुनाई देती है। ये देखने के बाद तो वो लड़का बुरी तरीके से डरते हुए खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि वो गलती से यहाँ आ गया था। तो वो पावरफुल पर्सन उसे जल्दी से वहाँ से जाने को कहता है। उनके वहाँ से जाने के बाद एक खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे आसपास की सभी सोल बीस्ट वहाँ हाजिर हो गई थी। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन सभी बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। इधर वो पर्सन जैसे ही ब्रेक थ्रू करके बाहर आ रहा था, उसका ऑरा देखने लायक होता है और फिर हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा वांग लिन है, जो कि कंडेंस स्टेज की 15th लेवल पर। नेक्स्ट सीन में हमें व्यापारियों के एक झुंड को दिखाया जाता है, जो काफी कीमती सामान लेकर कैंशे सिटी जा रहे थे। इस सामान को बेचने पर उनके बॉस उन्हें 10% देते, इसलिए उस कीमती सामान को लुटेरों से बचाने के लिए वो एक सेफ रास्ता चुनते हैं। उनकी कैंशे सिटी जाने की जर्नी 4 दिन की थी, जहाँ आगे बढ़ते हुए रास्ते में उन लोगों की मुलाकात लिन से हो जाती है। तो ये देखने के बाद लीडर शू सैन को भेजता है पता करने के लिए कि देखो आखिर ये राहगीर कौन है। तो जैसे ही शैन जाकर लिन से बात करता है, तो लिन से उसे पता लगा था कि वो भी कैंशे सिटी जाने के लिए निकला है, लेकिन रास्ता भटक चुका है। वैसे यहाँ यान शेन अपने घोड़े के जरिए लिन की बहादुरी को भी टेस्ट कर लेता है। यहाँ यान शेन लिन को अपने बारे में बताता है कि हम लोग माइटी स्कॉट एजेंसी से हैं, जो कि कैंशे सिटी में है। तो लीडर सू कहते हैं कि हम लोग वापस जा रहे हैं, तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। तो लिन उस डार्ट हेड की बात मानकर उनके साथ चल देता है। रास्ते में बग्गी पर बैठे बैठे वो अपने कॉन्शियस में पहुँच जाता है, जहाँ जाने के बाद वो एक तिलिस्मान को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। ये तिलिस्मान रिफाइन होने के बाद काफी पावरफुल जेट स्लिप में कन्वर्ट हो जाती है। उस जेट स्लिप को देखने के बाद लिन अपने सीनियर से पूछा था कि पिछले वाला तिलिस्मान भी ऐसे ही जेट स्लिप में कन्वर्ट हो गया था, ऐसा क्यों? तो सीनियर उसे बताते हैं कि ये तिलिस्मान सेक्रीफाइस के जरिए जेट स्लिप में कन्वर्ट हुए, जो बहुत सारी पावर को कंज्यूम करके रखते हैं। उसकी पिछली लाइफ में उसे इन सारी चीजों की नॉलेज नहीं थी और मरने के बाद अब वो इन चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वो लिन को कहता है कि इसे रख ले और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। यहाँ लिन मास्टर से कह रहा था कि उसकी कंडेंशन लेवल कब की कंप्लीट हो चुकी है और अब तो वो लोग टैंसी सिटी पहुंचकर वुड ट्रिब्यूट मटेरियल ले आएंगे, जिससे टैनी पर्ल को अपग्रेड किया जा सकता है। तो क्या उसके बाद वो फाउंडेशन रियाल पर जल्दी पहुंच जाएगा? तो ये सुनने के बाद मास्टर से तो हंसते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। लिन का कहना था कि और कितना
कितना वक्त लगेगा उसे। तो मास्टर से तो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अगर उसे इतनी ही जल्दी है फाउंडेशन रियान पर पहुंचने की तो बेहतर होगा कि वो किसी फाउंडेशन रियान के बंदे को पकड़कर उसकी पावर को कंज्यूम कर ले। एक यही रास्ता है जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करने का। ये सुनने के बाद लिन कहता है कि अगर मैं किसी की पावर को कंज्यूम कर लूंगा तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना कि उसे मार दिया जाए, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उसका यूँ काइंड हार्टेड होना मास्टर सीतू को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। सीतू का कहना था कि ये दुनिया इतनी ज्यादा क्रूर है कि अगर तुम पावरफुल नहीं हुए तो कोई तुम्हें मार देगा, क्योंकि यहाँ कमजोरों की कोई जगह नहीं होती। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी ग्रुप वाले बैठकर आराम कर रहे थे। यहाँ ग्रुप के मेंबर्स लिन को अपने एल्डर मिस्टर ली के बारे में बता रहे थे कि तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि हमारे साथ मिस्टर ली मौजूद है जो हमारा चेहरा देखकर हमारा प्रेजेंट और पास्ट बता सकते हैं। इसके बाद एल्डर ली यांगशन का चेहरा देखकर बता रहे थे कि उसके आसपास एक डार्क ऑरा मौजूद है। इससे पता लगता है कि अभी कुछ देर में उसके साथ कुछ डिजास्टर घटने वाला है। अगर तो वो उससे बच जाता है तो 3 महीने बाद उसकी शादी हो जाएगी। ये सुनने के बाद शान हंसने लगता है कि हम लोगों की लाइफ चाकू की नोक पर होती है, वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। इसके बाद एल्डरली ग्रुप के लीडर का ऑरा चेक करते हैं, वो भी उन्हें काफी डार्क नजर आ रहा था और फिर वो धीरे धीरे सबको चेक करते हुए कहते हैं कि तुम सभी के आसपास सेम तरीके का ऑरा नजर आ रहा है, इसका मतलब तुम सभी एक साथ मुसीबत में पड़ने वाले हो। एल्डरली अपने ग्रुप का ये हाल देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, तो लीडर सो एल्डरली को कहते हैं कि वो वांग का चेहरा देखकर बताए कि क्या वो भी मुसीबत में पड़ने वाला है। पर जैसे ही ली उसका चेहरा देखते हैं उसे कुछ भी नजर नहीं आता, बल्कि उसे सीतोनैन की पास्ट लाइफ दिखाई देती है। और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कह रहे थे कि मुझे इसका भी चेहरा नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ सीतोनैन खुश होकर वांगलिन से कह रहा था कि ये छोटा एल्डर, इसकी फेस रीडिंग की शक्ति तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैं कुछ देर के लिए अपनी प्रीवियस लाइफ में चला गया था। इसके थोड़ी ही देर बाद उन लोगों पर लुटेरों ने अटैक कर दिया था और उन लुटेरों के ग्रुप का लीडर कहता है कि चुपचाप तुम्हारे पास जो भी है वो हमारे हवाले कर दो, वरना तो तुम्हें पता है तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनने के बाद लीडर तो उससे डरते नहीं है बल्कि उसका मुकाबला करने को तैयार थे, पर तभी दूर से एक कल्टीवेटर ने उन पर फायर अटैक कर दिया था, जिससे तो उनका एक मेंबर खाक बन जाता है। ये देखने के बाद तो वो सभी बुरी तरीके से डर जाते हैं क्योंकि ये लोग नॉर्मल पीपल थे जो कल्टीवेटर का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ लिन अपने माइंड स्पेस का यूज करते हुए पता लगा लेता है कि कौन उन पर अटैक कर रहा है, और उस अटैकर को हमारा लिन अच्छे से जानता था जिसका नाम जांगहू था। यहाँ जांगहू से डरने के बाद वो सभी उसे अपना ट्रेजर देने को तैयार हो जाते हैं, पर लिन उनसे वो ट्रेजर छीन कर उनके लीडर को दूर कर देता है अपने ऑरा की हेल्प से। अब तक तो स्क्वाड ग्रुप को लग रहा था कि लिन एक नॉर्मल पीपल है, पर अब लिन को अपनी पावर यूज करता देखकर उन्हें पता लग जाता है कि एक इमॉर्टल है, तो वो उससे भी डरने लगते हैं। यहाँ लिन तो जांगहू को बाहर आने को कहता है कि क्या तुम अपने पुराने दोस्त से नहीं मिलोगे। जांगहू बाहर आ रहा था तो उसकी पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। यहाँ उसके ग्रुप के लोग उसे ग्रेट करने लगते हैं। जांग आने के बाद लिन को कह रहा था कि चुपचाप से वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये देखने के बाद लिन समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ, वरना वो लिन को ना पहचाने ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने उसकी जान बचाई थी। तो वो इस बात का पता लगाने के लिए उसे वो ट्रेजर दे देता है, जिसे लेने के बाद जांग उन सभी को चुपचाप वहाँ से निकलने को कह रहा था, पर तभी अचानक से वहाँ पर एक कोल्ड ऑरा फैल गया था। तभी वहाँ जांग के एल्डर आ जाते हैं जो अपने किलिंग इंटेंट का यूज करते हुए 3 लोगों को मारकर उनके स्पिरिचुअल कोर को खा लेते हैं। यहाँ लिन को पता लग जाता है कि ये एल्डर भी की कंडेंशन लेवल की 15 पर है, यानी कि लिन और उसका लेवल सेम है। यहाँ जैंग के मास्टर जैंग से पूछ रहे थे कि अगर तुम इस बंदे को जानते हो तो तुमने इसे पहचाना क्यों नहीं। तो जैंग अपने मास्टर को मना करते हुए कहता है कि वो इस पर्सन को नहीं जानता। तो ये सुन के मास्टर वांग लिन को नोटिस करते हुए कहते हैं कि अच्छा तो ये 8 लेवल की कंडेंशन पर है, मतलब वांग लिन ने अपनी कल्टीवेशन को छुपा रखा है। यहाँ सीतोनैन वांग लिन को कहता है कि इस पर्सन से लड़ने के लिए ना तुम्हें अपने स्टोरेज बैग में से एक वेपन निकालना पड़ेगा, तभी तुम इसका मुकाबला कर सकते हो, वरना दूसरों का स्पिरिचुअल कोर खा खा के ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है। यहाँ जांगहू का मास्टर लिन को देखकर कह रहा था कि अगर मैं इस पर्सन को मार कर इसका स्पिरिचुअल कोर खाऊं तो मेरी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना। उसकी बातें सुनने के बाद जांग फटाफट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि मास्टर मैं अभी इसे मार कर लाता हूँ, पर मास्टर समझ आते हैं कि असल में जांग उसे मारने नहीं बल्कि उसे बचाने जा रहा है, और ये जानने के बाद वो उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ। तो फाइनली जांग कबूल कर लेता है कि लिन उसके बचपन का दोस्त है, तो प्लीज उसे छोड़ दो, पर मास्टर तो उसे अपनी पावर से कंट्रोल करके तड़पाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की। जांग की
हालत देखने के बाद से तो नैन लिन को बताता है कि उस बुढ़े ने जांग को कोई पॉइजन दिया है जिसकी वजह से वो उसे कंट्रोल कर रहा है। तब उस बुढ़े से फाइट करने के लिए वांग लिन सच में अपने पास एक मैजिक वेपन निकाल लेता है। यहाँ वो ओल्ड मैन भी अपने पॉइजन लगे हुए स्वॉर्ड का यूज कर रहा था। उन दोनों के वेपन अटैक जब आपस में टकराते हैं तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ लिन से फाइट करते हुए मास्टर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो समझ जाते हैं कि लिन 8 लेवल की कंडेंशन पर नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है। उन्हें तो लग रहा था कि लिन फाउंडेशन रियल पर है, तो वो उसे पूछते हैं कि क्या तुमने इतनी बुरी तरीके से अपनी पावर को छुपाया है, पर अगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो तो तुम मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड से बिल्कुल भी बच के नहीं जा सकते। और ये बोलने के बाद वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को लिन की तरफ रिलीज कर देते हैं। लिन के लिए तो उस फ्लाइंग स्वॉर्ड के अटैक को डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, तो वो अपने पास से उसे जेड तिलिस्मान को बाहर निकाल लेता है। यहाँ फाइट करते हुए लिन समझ जाता है कि इस फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये नॉर्मल स्वॉर्ड से काफी ज्यादा फास्ट है। यहाँ लिन उस जेड तिलिस्मान का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उस मास्टर की वो फ्लाइंग स्वॉर्ड एक स्पेस में ट्रैप हो जाती है और अब आसपास की धरती हिलने लगी थी, क्योंकि लिन एक दूसरा फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था उस मास्टर को मारने के लिए। मास्टर समझ जाते हैं कि ये तिलिस्मान कितना ज्यादा पावरफुल है, तो वो वहाँ से भागने लगते हैं, पर लिन का अटैक जब उन पर लगता है तो उनकी जान चली जाती है। पर वो मरने से पहले ये बोल कर जाते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मेरे मास्टर कौन है। ये जेड तिलिस्मान का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मास्टर की बॉडी राख की तरह हवा में उड़ जाती है और साथ ही वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है। मास्टर के मरते ही वो फ्लाइंग स्वॉर्ड अंडर कंट्रोल हो जाती है और यहाँ सीतोनैन कहता है कि लाइफ और डेथ की बैटल में अच्छी बात है कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, पर इसी तरह आगे बढ़ते रहने से तुम्हें पता लगेगा कि कल्टीवेशन आखिर में क्या है। यहाँ जैंग हो को होश आ जाता है, तो वो ये देखकर काफी हैरान हुआ था कि उसके मास्टर की जान चली गई है। यहाँ लिन समझ जाता है कि स्टार्टिंग में जब जैंग उसे ना पहचानने की एक्टिंग कर रहा था, इसकी वजह वो उसके मास्टर थे। अब ये जानने के बाद कि मास्टर फाइनली मर चुके हैं, तो जैंग हो अपनी पावर रिलीज करते हुए बाकी सारे लोगों को मारने जा रहा था, पर लिन उसे अपनी पावर की हेल्प से रोक लेता है। तो ये देखने के बाद वो कह रहा था कि अगर इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया जाएगा ना, तो ये उस मास्टर के एल्डर जीमू को जाकर बता देंगे और वो हमें मारने के लिए हमारे पीछे आ जाएगा, पर अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो सच्चाई बाहर नहीं जाएगी। यहाँ एल्डरली उन दोनों इमॉर्टल लोगों से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए, तो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर जैंग को पता था कि जैसे इन्हें मारने की धमकी दी जाए, ये डट्टू तोते की तरह अपनी जबान खोल देंगे। तो इस बात पे तो लिन को भी यकीन था, तो वो उन सभी को इकट्ठा करते हुए अपनी पावर की हेल्प से उन सभी की मेमोरी इरेज कर देता है और अब ये करने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो दोनों रेस्ट कर रहे थे और यहाँ जैंग को हैंगनेस एक्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। लिन ने वो फ्लाइंग स्वॉर्ड रख ली थी और उसे पता था कि इसे रिफाइन करने पर ये उसके गुलाम। तो अब जैंग खड़ा होते हुए कहता है कि मैं तेंगजा कास्टल जाने की तैयारी करने वाला हूँ, इन सभी लाइमलाइट से दूर, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब पता नहीं इसके बाद हमारी मुलाकात कब हो। लिन भी जानने के लिए एक्साइटेड हो गया था। तो यहाँ जैंग उसे बताता है कि तेंगजा चैंग असल में एक कल्टीवेटिंग फैमिली है जो कि युआन युंग के नए एंसेस्टर है, इसलिए जाओ स्टेट का कोई भी बंदा वहाँ जाकर पखेड़ा नहीं खड़ा कर सकता। बाहर से आए लोग अगर वहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन दे तो फिर उन्हें आसानी से एंट्री मिल जाती है, तो इसलिए वहाँ पे रहना काफी ज्यादा आसान है। वो लोग जैसे ही तेंगजा सिटी में एंटर करने वाले थे, वहाँ पर फाउंडेशन रियान का एक बंदा आ जाता है जो एक कॉफिन में आ रहा था। ये देखने से काफी खतरनाक और इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। लिन को उस बंदे में दिलचस्पी देखकर जैन उसके कानों में धीरे से बताते हुए कहता है कि ये शार्क इंसेक्ट से है। कल्टीवेशन दुनिया में मौजूद जितने भी इंसेक्ट है, चाहे वो छोटे या बड़े, इनका उन सब में सबसे ज्यादा नाम है, इसलिए मैं तो कहूँगा कि इनसे दूर रहना, कभी भी इनके आसपास भी मत आना। और फिर वो वहाँ रखे कॉफिन के बारे में बताता है जिसमें से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा था कि ये लोग अपने कॉफिन को ऐसे साथ लेके चलते हैं जैसे कि इनकी गृहस्थी बसती है उसमें। और ये जीक्यू इंसेक्ट का सीक्रेट टेक्निक है कि ये लोग अपनी पावर को इस कॉफिन के अंदर समेट लेते हैं। पता नहीं ये इतने ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल यहाँ क्या करने हैं। अगर फ्यूचर में कभी तुम इनके सामने आ जाओ ना, तो रास्ता बदल लेना, क्योंकि हुई इंसेक्ट वाले काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब इसके बाद अपने अपने हिस्से का स्पिरिचुअल स्टोन देने के बाद वो एंट्री ले चुके थे सिटी में, जहाँ एक घर में हमारा लिन उस स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में लाने के लिए अपनी पावर को उसमें ट्रांसफर कर रहा था, पर वो स्वॉर्ड उसकी एनर्जी को रिवर्स कर देती है और फिर वो वहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रही थी। तो ये देखने के बाद वांग लिन अपनी पावर का एक एनर्जी बॉल बनाकर उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो अब वांग लिन अपने पास से वो तलिस्मान निकालकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा चालाक थी, उसके हाथ ही नहीं आती जैसे कि कह
रही हो कि बच्चों अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। पर वांग लिन भी कहाँ हार मानने वाला था, वो अपनी पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ सीनियर सेतु को भी पता लग जाता है कि ये मैजिक वेपन काफी ज्यादा स्पेशल है, तो लिन उन्हीं से हेल्प मांगने लगता है कि क्या सीनियर आपके पास कोई तरीका है इस वेपन को जल्दी से जल्दी मेरा बनाने का। तो सीनियर कहते हैं कि तरीका तो है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि तुम वो कर भी पाओगे या नहीं, क्योंकि उस मेथड का नाम है ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक और इसके अंदर हमारे लिन को अपने सोल ब्लड को सैक्रिफाइस करना होगा और इस मेथड का यूज करते ही पलक झपकते ही वो स्वॉर्ड वांग लिन की हो जाएगी हमेशा के लिए। पर ऐसा करने की वजह से अगर कभी उस स्वॉर्ड को चोट लगी तो वांग लिन को भी पेन होगा और वो भी बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। इसलिए सीनियर कहते हैं कि अपना कोई दूसरा तरीका निकालो इस वेपन को कंट्रोल में करने का। यहाँ वांग लिन पूरी कोशिश करता है उस स्वॉर्ड से बचने का, क्योंकि वो तो लगभग उसे मारने वाली थी। इधर सीनियर उसे टीज करते हुए कहते हैं कि जितना फोर्स तुम इस स्वॉर्ड पे लगा रहे हो ना, अगर उतना फोर्स किसी फाउंडेशन लेवल रियान के बंदे पर लगाते तो आज तुम फाउंडेशन लेवल पर होते। यहाँ वांग लिन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, तभी जाओ से आवाज मारता है कि क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे इन सामान को बेचने। पर वो कह देता है कि वो बिजी है, क्योंकि लिन को भी सबसे पहले उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करना था। इसके बाद हमें तेंजा कास्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इवो साइड से एक ओल्ड मैन एक मैजिक वेपन को ऑफर करते हुए कास्टल हेड टैंग को कह रहा था उसकी हेल्प करने को, पर टैंग तो मना कर देते हैं कि उनकी सिटी का रूल है कि कोई भी यहाँ फाइट नहीं करेगा। तो ये बोल रहे थे कि तभी वहाँ उनका ग्रैंड सन टैंग ले आ जाता है, जिसे देखकर उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ जब वो उस ओल्ड मैन का ट्रेजर देखता है तो उसे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उसमें, पर ओल्ड मैन बताते हैं कि ये तो फाउंडेशन रैंक के बंदे यूज करते हैं, आपके लिए नहीं है, और वैसे भी जो वो टास्क लेकर आया है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ये सुनने के बाद टेंगली कहता है कि क्या आपको लगता है मैं इस काबिल नहीं, और फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए डिवाइन स्वॉर्ड से बादलों को दो हिस्सों में बांट देता है। पूरी सिटी अद्भुत नजारा देख रही थी और ये देखने के बाद तो वो ओल्ड मैन उस वेपन को देते हुए ये टास्क टेंगली को दे देते हैं कि प्लीज मेरे स्टूडेंट के मरने का बदला आप ले लो। उसकी स्माइल बता रही थी कि वो ये काम जरूर करेगा। इसके बाद हमें जांग को दिखाया जाता है, जो कुछ जड़ी बूटियाँ बेचने के लिए मार्केट आया था। दुकान में वो मोल भाव कर ही रहा था कि बातों बातों में उसे पता लग जाता है कि इस जड़ी बूटी की कीमत तो 1000 स्पिरिट स्टोन है और ये दुकानदार तो सिर्फ उसे 250 दे रहा था। तो वो दूसरी दुकान में जाने लगता है ये सोचकर कि अब मैं इसे ज्यादा रेट पर बेचूंगा। वैसे वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि वो इस बारे में लिन को कुछ नहीं बताएगा, बल्कि 50-50 करेगा। कि तभी आगे बढ़ते हुए कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखने के बाद वो उनसे कह रहा था कि किसने तुम्हें बताया नहीं कि फूजी क्लैन में कॉम्बैट फाइट अलाउड नहीं है। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर वहाँ से फ्लाई करने लगता है, पर स्काई से लगे बैरियर से हिट होने के बाद वो नीचे गिर गया था। वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देखने के बाद टेंगली कहता है कि किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि फूजी क्लैन में स्वॉर्ड से फ्लाई करना अलाउड नहीं है। तो वो फिर से उठ के भागने लगता है, पर उनमें से एक और मास्क मैन ने उस पर मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था। तो वो उसके अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से तेजी से भागने लगता है और वो सोच रहा था कि उसके मूव काफी ज्यादा फास्ट है। पर तभी उसे पिलर पे खड़ा हुआ टेंगली दिख जाता है, जो उसे कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो, और उसके आसपास सारे के सारे लोग आ जाते हैं। ये देखकर जैंग समझ गया था कि ये सारे लोग उसे मारने के लिए हायर किए हुए हैं। तो टेंगली को अपने सामने देखने के बाद जैंग उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पर वो तो ये कहते हुए उसे मार देता है कि तुम्हारी मौत। दूसरी तरफ सारे मेथड को ट्राई करने के बाद लिन फाइनली उस ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था, जहाँ वो अपने सोल ब्लड को सैक्रिफाइस करने के बाद काफी मुश्किल और एफर्ट लगाकर स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और ऐसा करने की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था और सब कुछ एकदम से शांत हो गया था। अब लिन जब उस स्वॉर्ड को चला के देखता है तो उसके मूव्स काफी ज्यादा फास्ट थे। पर अब यहाँ सीनियर सेतु से समझाते हुए कहते हैं कि अब उसे थोड़ा सा केयरफुल होना होगा, क्योंकि अब स्वॉर्ड के साथ उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर ये फ्लाइंग स्वॉर्ड डैमेज हुई तो उसकी जान भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी वहाँ फूजी क्लैन के और बहुत सारे मास्क मैन लिन की खोज करते हुए उसके इन तक पहुँच जाते हैं, पर अंदर आने के बाद उन्हें पता लगता है कि लिन तो पहले से ही खिड़की से जा चुका है। वो सभी लिन का पीछा कर रहे थे और लिन को पता लग जाता है कि इतने सारे लोग उसे मारना है, अब उसे छुपना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक पिलर को तोड़कर घोड़े गाड़ी से सभी लोगों को रोक लेता है। सबकी नजर से बच के भागते हुए भी कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। तो वो स्वॉर्ड फ्लाई करते हुए समझ आता है कि आसमान पर बैरियर लगा है। अब तो चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर लिया था। सबके अटैक को डॉज करते हुए वो फिर से वहाँ से बच जाता है। ये देखकर टेंगली कह रहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, वरना तुम यूं यंग मास्टर को अपने सामने नहीं आने देते। इतने सारे लोगों को एक साथ तुम पर छोड़ा था अटैक करने के लिए। और ये बोलने के बाद अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए उस तक पहुँच जाता है। उसके एक अटैक से हिट होने के बाद वांग लिन बुरी तरीके से घायल हो गया था। इसके बाद तो टेंगली उसे जैंग की लाश दिखाता है, जिसे देखने के बाद वांग लिन को काफी
काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उससे पूछता है कि जब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तो तैंगली कहता है कि ये तुम्हें पता होगा ना कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। तो वांग लिन को पता लग जाता है कि ये सारे इमो के उस ओल्ड मैन की वजह से उस तक पहुँचे हैं। तैंगली तो अपना मैजिक वेपन बाहर निकाल लेता है और ये देखने के बाद लिन भी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर रहा था, पर वो तो काफी इजीली उसके वेपन को दूर झटक देता है। पर उसका वेपन देखने के बाद वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि तुम्हारे मांगने के बाद मैं इसे रख लूंगा। वो स्वॉर्ड उस पर जितनी बार भी अटैक करने आती, तैंगली उसे हर बार काफी इजीली रोक लेता। तैंगली आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि अगर तुम फाउंडेशन लेवल पर होते तो मुझे अच्छी खासी टक्कर दे सकते थे, पर तुम तो की कंडेंशन लेवल पर हो। लिन को पता लग जाता है कि वो ज्यादा देर इसके साथ फाइट करके नहीं रुक सकता, तो वो वहाँ पास में रखी हुई आटे की बोरी को उनके सामने लाकर फाड़ देता है, जिससे चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से निकलने की सोचता है। उसे रोकने आए मास्क मैन को उसने अटैक करके हटा दिया था, पर ये यंग मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते उसका पीछा कर रहा था और अब अपने थंडर पावर का यूज करते हुए लिन पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लिन उसके अटैक्स को डॉज करते हुए तलिस्मान का यूज करके अपने मूव्स को काफी फास्ट कर लेता है। अब बीच बीच में तो वो स्पिरिचुअल वाटर का भी सेवन कर रहा था, ताकि बीच रास्ते में वो थक कर रुक न जाए। और उसके इस तरीके की मूव्स को देखकर ये यंग मास्टर सोच रहा था कि ये बंदा तो सच में कुछ है, काफी सारे ट्रेजर्स अभी भी इसके पास मौजूद है, उसे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। वांग लिन की स्पीड काफी ज्यादा तेज होने के बावजूद भी वो उस यंग मास्टर को पीछे नहीं छोड़ पा रहा था। यहाँ वो यंग मास्टर कहता है कि मेरे हाथ से बच के निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है, और ये बोलने के बाद वो मल्टीपल स्वॉर्ड का फॉर्मेशन बनाकर एक साथ उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था, पर हमारा लिन तो इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। और अब उसे फाइनली पता लग गया था कि स्काई में लगे उस बैरियर को कैसे हटाना है, क्योंकि वहाँ पे लटके वो सारे लैंप अगर डिस्ट्रॉय कर दिए जाए तो स्काई में लगा वो बैरियर हट जाएगा और फिर वो स्वॉर्ड फ्लाई का यूज करते हुए यहाँ से निकल सकता है। तो अब लिन अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज उन सभी लैंप को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहा था। आखिर एक जीनियस जो ठहरा दिमाग तो दौड़ाएगा। इधर ये देखकर उस यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की। इसके बाद तो वो सबसे पहले अपने डिवाइन स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ तैंगली के ग्रैंडपा भी एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। एल्डर उनसे कहते हैं कि लगता है यंग मास्टर उस लड़के से जीत नहीं पाएंगे, पर दादाजी को तो अपने ग्रैंड सन के पावर पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था। वो कहते हैं कि मेरा पोता फाउंडेशन लेवल के बंदे से लड़ सकता है, और ये तो फिर भी एक ही कंडेंशन लेवल का बंदा है। यहाँ वो सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बनाते हैं, और यहाँ वांग लिन को तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखकर उस यंग मास्टर का खून इतनी बुरी तरीके से खौलता है कि वो भी अपने ब्लड फॉर्मेशन तलिस्मान का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। ये देख के तो लिन भी समझ गया था कि अब उसकी बैंड बजनी तय है, और यंग मास्टर तो वो खतरनाक स्लैश लगाते हुए कह रहे थे कि अब बच के दिखाओ। इस डिवाइन स्वॉर्ड का स्लैश इतना ज्यादा खतरनाक था कि रास्ते में आ रही सारी चीजों के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। आधी सिटी इससे डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर वांग लिन स्वॉर्ड से बाल बाल बचता है, क्योंकि उसकी बॉडी ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज कर लिया था। अब तो यंग मास्टर और ज्यादा बौखला जाते हैं। इधर हमें पता लगता है कि वांग लिन को टेलीपोर्ट करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके मास्टर सेतु थे, जो कहते हैं कि मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था। यहाँ वो यंग मास्टर अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लिन फिर से फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बार तो वो स्वॉर्ड बाल बाल उसे मारने ही वाली थी, उसके तो गाल पे कट लग जाता है। अब तो वो उसके स्वॉर्ड पे हिट करता है, जिससे तो हमारे लिन की भी हालत खराब हो जाती है। अब वो अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज करते हुए वहाँ से निकल जाता है। तैंगली तो फिर से अपने स्पिरिचुअल डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए स्लैश लगाता है। लिन फिर से उस अटैक को डॉज करने के लिए टेलीपोर्टेशन का यूज कर रहा था। ये देखने के बाद वो यंग मास्टर कहता है कि देखता हूँ तुम कितनी बार टेलीपोर्ट होते हो। लिन को भागते भागते पूरे 3 दिन गुजर जाते हैं, और अब तो इसका स्पिरिचुअल वाटर भी खत्म हो गया था। दूसरी तरफ लिन को टेलीपोर्ट करते करते सीनियर सीतू की भी हालत खराब हो जाती है। अब तो वो हिलने की कंडीशन में भी नहीं थे। तो वांग लिन अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉरेस्ट का पता लगाता है। मियास्मा नाम का वो फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसके बारे में यंग मास्टर जाकर सोचता है कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा था कि अगर उसकी लाइफ खत्म होने वाली हो ना, तो ही वो वहाँ जाए, क्योंकि वहाँ पर मौजूद ब्लू वाइन्स उसे बिल्कुल भी जिंदा रहने नहीं देंगे। वो उसकी बॉडी में मौजूद एक एक खून की बूंद को चूस लेंगे। यही सोचकर प्रेजेंट में वो यंग मास्टर सोच रहा था, पर तुम मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास युआंग लेवल का ट्रेजर होने के बावजूद भी मैं वहाँ नहीं जा सकता, और वो की कंडेंशन का बंदा तो क्या ही वहाँ सरवाइव करेगा। ये बोलने के बाद वो एक बार वहाँ का जायजा लेने चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही वांग लिन ने फॉरेस्ट में एंट्री ली थी, उसकी बॉडी में वो ब्लू वाइन तेजी से चिपकने लगते हैं। लिन उन वाइन्स को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था। यहाँ तो मास्टर सेतु भी डरने लगते हैं कि पता नहीं अब लिन का क्या होगा। जब वो ब्लू वाइन तेजी से लिन को अपनी तरफ घसीट रहे थे, तो ये देखकर मास्टर सेतु लिन को अपनी
पावर यूज करने को मना करते हैं कि जितना ज्यादा तुम अपनी एनर्जी को रिलीज करोगे ये वाइन्स अपनी पकड़ को उतना मजबूत कर देंगे। लिन जैसे ही मास्टर की बात मानते हुए अपनी एनर्जी को कम करता है, उन वाइन्स ने उसे छोड़ दिया था। इधर वो यंग मास्टर अभी भी तेजी से लिन की तरफ आ रहा था, तो ये देखकर मास्टर कहते हैं कि अभी भी उसके पास थोड़ी पावर बची है, वो उसे एक दो बार तो टेलीपोर्ट और कर सकते हैं। पर लिन को पता था कि अगर मास्टर ने ऐसा किया तो वो गायब हो जाएंगे, इसलिए वो कहता है कि वो भागने की जगह लड़ना पसंद करेगा। अब लिन अपने हाथ को काटते हुए कहता है कि जो भी मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा ना, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं उसका नामो निशान मिटा दूं। और ये बोलने के बाद अपने ब्लड को देकर सारे वाइन्स को एक्टिवेट कर देता है, इससे पहले कि वो अपना कोई भी मूव चल पाता। इसी के साथ ये वाली एक्सप्लेनेशन हो जाती है खत्म। इसका नेक्स्ट एपिसोड मंडे को आएगा, तो तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। पर इसी के साथ आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।